Hello everyone, this is Vijeta EduTalk. Once again, I welcome you people on my channel that is Vijeta EduTalk. आज हम लोग कक्षा 8वीं के JCERT के कक्षा 8वीं के नागरिक शास्त्र के चैप्टर 1 संविधान के प्रश्नोत्तर के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम आपने चैप्टर तो एक्सप्लेन कर दिया है बट प्लीज़ इसके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड करें। उनके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ और इसमें इस पार्ट से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर है उसके ऊपर ये वीडियो है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर में है, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार डैश कहलाते हैं। ख, शिक्षा डैश सूची का विषय है। ग, डैश समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर घ, संविधान के भाग डैश में मौलिक अधिकार का वर्णन किया जाता है या किया गया है। इसके उत्तर इस तरह से हैं, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति को जो जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाते हैं उन अधिकारों को मानव अधिकार कहते हैं। ख, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ग, स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। घ, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 एवं 32 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ये आप लोगों को लर्न करना होगा, ये आप लोगों को याद करना होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्य को लिखिए। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं। पहला, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए, इसे किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। नंबर 3, संविधान का पालन, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करना चाहिए। नंबर 4, सामाजिक संस्कृति को समझना और परिरक्षण करना। नंबर 5, देश की रक्षा और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना। ये हैं 5 मौलिक कर्तव्य और चूँकि ये मौलिक कर्तव्य 11 हैं इनको लर्न करने में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती होगी। तो आप इससे जो पहला जो मेरा वीडियो था उसमें जिसमें मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है, चैप्टर नंबर 1, आप उसमें जाके इसका शॉर्टकट देख सकते हैं कि आप ये 11 के 11 पॉइंट्स किस तरह से ट्रिक्स के ज़रिए आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 3 मौलिक अधिकार लिखिए। ऐसे तो संविधान के द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन क्वेश्चन में कोई भी 3 मौलिक अधिकारों को लिखना है तो आपको जो भी इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। मैंने इसमें 3 मौलिक अधिकार का वर्णन किया है। अगर आपको ये इजी लगे तो आप ये भी लिख सकते हैं या लर्न कर सकते हैं, या इसके अलावा भी आपको कुछ और इजी लगता है तो आप उसको भी कर सकते हैं। खैर, समानता का अधिकार सबसे पहला है। समानता का अधिकार, इसे समता का अधिकार भी कहते हैं। तो इसमें जब आप पॉइंट लिखें तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना होता है। ये कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि देश का कानून सभी लोगों को एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोक सकता है।
राज्य देश के हर एक नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। तो यहाँ हम लोगों ने ये जाना कि कानून की नज़र में सभी लोग समान होते हैं और कानून सभी को एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। ये हमारा अधिकार है। इस अधिकार में ये भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जा सकता है और राज्य जो है वो देश के हर एक नागरिक को किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एक समान अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने, संगठन बनाने, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी कारोबार या व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन जैसे अधिकार भी इस वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कोई भी नागरिक को किसी भी तरह का भाषण या किसी भी तरह की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है, कोई भी प्रकार का कारोबार या व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता हमें है। आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार तथा जबरन श्रम का निषेध करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना और उनसे मजदूरी कराना भी अपराध है। अगर आप लोगों के हमारे साथ किसी भी तरह का शोषण हो रहा है तो उस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की हमारा अधिकार है। ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चों को किसी भी तरह का काम कराना ये गैर कानूनी है। क्योंकि ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अधिकार है कि उन्हें किसी भी तरह का काम, किसी भी तरह का खतरनाक काम या धंधे में लगाना उनके लिए गैर कानूनी माना जाता है। सो यहाँ मैंने 3 ये एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप अगर चाहें तो आप दूसरे जो 3 बचे हुए हैं वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? संसद ने देश में अशिक्षा को दूर करने के लिए 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार विधेयक को मंजूरी दी। यह कानून संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क को अंतःस्थापित किया गया है। इसके द्वारा हर राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार का कानून लागू किया गया। इसके द्वारा सभी राज्यों को अपने यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, मिड डे मील, निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश देने संबंधी आरक्षण इत्यादि कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो शिक्षा का अधिकार है इसको विधेयक ने मंजूरी दी थी 4 अगस्त 2009 को और इस कानून के अंतर्गत यह कर्तव्य राज्य को सौंपा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए और इसके द्वारा सभी राज्यों को भी अपने यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, मिड डे मील और निजी स्कूलों में भी बच्चों के एडमिशन में कुछ आरक्षण दिया गया है, उसके लिए भी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मानवाधिकार से क्या समझते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन था मानवाधिकार, वो तो आप समझ ही गए होंगे। मानवाधिकार का तात्पर्य उन अधिकारों से है जो मनुष्य को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के अधिकारों को कोई भी सामाजिक या राजनीतिक अवस्था परिवर्तित नहीं कर सकती, यानी बदल नहीं सकती है। यह अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है?
धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना, अर्थात कानून की दृष्टि में सभी धर्मों का समादर, समादर यानी समान आदर, यानी कानून की दृष्टि में सभी धर्म एक बराबर हैं, किसी भी धर्म को विशेष ध्यान या विशेष स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये है धर्मनिरपेक्षता। देश के सभी नागरिकों को अपने अपने मतानुसार धर्म मानने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, यानी देश में जितने भी नागरिक हैं वो अपने मत के अनुसार, अपने मन के अनुसार किसी भी धर्म को मानने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यही धर्मनिरपेक्षता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसे? इसका उत्तर है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ का कानून किसी विशेष धर्म को राष्ट्र का धर्म नहीं मानता। कानून की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं। संविधान के अनुसार कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबा सकता है। दूसरा है, एक धर्म के लोग उसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति पर दबाव नहीं बना सकते हैं, और राज्य के किसी भी व्यक्ति पर ना तो किसी खास धर्म को थोप सकता है। ठीक है, राज्य किसी भी व्यक्ति पर ना तो किसी खास धर्म को थोप सकता है, ना ही उसे जबरन मनवाने की कोशिश कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर निम्नलिखित है। तो इसके लिए इस तरह का कॉलम आप लोग बनाओगे। पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। नागरिकों के विकास हेतु संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह देश के नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाता है, और इसकी संख्या 6 है। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए बताए गए, संविधान द्वारा बताए गए कर्तव्यों को ही मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। देखिए, ये बहुत इजी है, याद करने में बहुत इजी होगा कि नागरिकों के विकास हेतु संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार हो गए, और नागरिकों के लिए संविधान द्वारा बताए गए जो कर्तव्य हैं वो मौलिक कर्तव्य हो गए। और यह देश के नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाता है, और यह देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायता करता है। इसकी संख्या 6 है। मौलिक अधिकार की संख्या 6 है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक अधिकारों को अगर याद रखना है तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेरा पहले प्रीवियस वीडियो था आप उसमें जाके देख सकते हैं। आपको मौलिक अधिकार याद करने के लिए एक ट्रिक मिल जाएगा, और मौलिक कर्तव्यों को याद करने के लिए भी उसी वीडियो में आपको ट्रिक मिल जाएगा। आप चाहें तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक आई बटन पे आप लोगों को दे दूँगी। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी ये जो न्यायाधीश हैं ये राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होते हैं ताकि ये निष्पक्ष रहें, स्वतंत्र रहें, लेकिन इन्हें महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इनको हटाने के लिए महाभियोग किया जाता है, उसके बाद ही इन्हें हटाया जा सकता है। नंबर 2, उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। इस विषय पर सरकार या संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यानी न्यायालय में, उस कोर्ट में, या तो वो उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, उसके अधीन जो कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति और उनकी सेवा शर्त, इसका निर्धारण वही न्यायालय करता है। इसमें सरकार या संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। न्यायाधीश पद के मुक्त होने के बाद सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता या अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अगर कोई न्यायाधीश यानी कोई जज वो रिटायर हो गए हैं, वो पदमुक्त हो गए हैं, तो उसके बाद वो सरकार के अधीन किसी
और पद को ग्रहण नहीं कर सकता या उसी कोर्ट में, अधीनस्थ यानी जिस कोर्ट में वो जज था उस कोर्ट में या किसी और कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। हालांकि इस प्रावधान का प्रायः उल्लंघन होता है। जो पदमुक्त न्यायाधीश हैं वो मंत्री, राज्यपाल या विभिन्न आयोग के अध्यक्ष आदि बनाए गए हैं। न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से ही दिया जाता है, परंतु संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकती है। न्यायाधीश यानी जजेस और अन्य कर्मचारियों का जो वेतन है वो संचित निधि से ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बेहद जरूरी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना अत्यंत आवश्यक है। मैं इस कथन से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इसके 3 तर्क मैं अब बता रही हूँ। स्वतंत्रता के बगैर अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेना असंभव है। इसके बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान स्वतंत्र ही नहीं है तो वो निष्पक्ष अपना डिसीजन या अपना मत कैसे रखेगा? इसलिए स्वतंत्रता का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। मौलिक अधिकार लोकतंत्र का आधार है। इसके बिना ना तो नागरिकों का विकास संभव है और ना ही सरकार पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अगर सरकार मौलिक अधिकार ना हो तो सरकार को हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे अधिकार में, अगर मौलिक अधिकार हमें प्राप्त ही ना हो तो सरकार की जो भी सरकार स्टेप लेती है हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा विकास असंभव हो जाएगा। इसलिए मौलिक अधिकार लोकतंत्र का आधार माना गया है और मौलिक अधिकार के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। समानता के अधिकार से ही सही और जन समर्थित बहुमत का निर्माण हो सकता है, जो कि लोकतंत्र का अधिकार है। समानता भी ज़रूरी होती है ताकि लोकतंत्र का निर्माण हो सके या लोकतंत्र का वो आधार बन सके। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य क्यों शामिल किए गए? किन्हीं 3 कारणों की चर्चा कीजिए। भारत का संविधान एक बृहत संविधान है। बृहत यानी बहुत बड़ा। इस संविधान में नागरिकों के हर एक पहलू को बड़ी बारीकी से परखा गया। कभी कभी हम केवल अधिकारों की मांग करते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए संविधान के द्वारा हमारे कर्तव्यों को भी बताया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के पीछे कुछ कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण, देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का दिशा निर्देश दिया गया है। दूसरा कारण है, हमारे देश में विविध धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के लोग रहते हैं। विविध यानी बहुत ढेर सारे, विभिन्न। तो हमारे देश में विभिन्न धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के लोग रहते हैं। मौलिक कर्तव्य के द्वारा आपसी भाईचारे का संबंध रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह मौलिक कर्तव्य ही हमें बताता है। मौलिक कर्तव्यों में एक भाईचारे का संबंध बनाए रखना भी एक हमारा कर्तव्य है। चूँकि हमारे यहाँ बहुत ढेर सारे धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के लोग रहते हैं, तो इनके बीच में एकता बनाए रखने के लिए हमारा मौलिक कर्तव्यों का जो लिस्ट है उसमें एक कर्तव्य ये भी है कि हम आपसी भाईचारे को बनाए रखें ताकि सब मिलजुल के रहें, एकता देश की बनी रहे। इसलिए ये कर्तव्य भी हमें बताया गया है। नंबर 3, मौलिक कर्तव्य राष्ट्र, राष्ट्रीय संपत्ति, प्राकृतिक संपदा, पर्यावरण आदि को क्षति पहुंचाने से रोकता है। ये हमारा जो मौलिक कर्तव्यों के लिस्ट में एक कर्तव्य था कि हमें प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत नदी, झील, वन और वन्य जीव हैं, उनकी सुरक्षा और उनका संवर्धन करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। ये भी हमारे मौलिक कर्तव्यों में बताया गया है। इसलिए ये भी एक मौलिक कर्तव्यों में इसको भी शामिल किया गया है ताकि इन सब चीज़ों की रक्षा हो सके।
आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मुझसे हो सके मैंने एक्सप्लेन करने की आपसे कोशिश की है, और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ इट इज़ सो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।